आतंक का अयोध्या प्लान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हां, आतंक का अयोध्या प्लान। अयोध्या में अभी राम मंदिर बनना शुरू ही हुआ है, लेकिन इसको लेकर देश के दुश्मनों में खलबली मच गई है। चीन हो या फिर पाकिस्तान, राम मंदिर जैसे बड़े और गंभीर मुद्दे पर देश की एकजुटता उन्हें रास नहीं आ रही। लिहाजा अयोध्या में अशांति फैलाने की पूरी नापाक साजिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है कि दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकवादी ने यह कबूल किया है कि उसके निशाने पर दिल्ली के साथ रामनगरी अयोध्या भी थी। तारीख और समय सब कुछ तय था। आतंकवादी अपने हमले को अंजाम देने ही वाले थे कि उनकी साजिश का हो गया पर्दाफाश। राम जी का ये संदेश है, भय बिनु होई न प्रीति। अयोध्या पर आतंकी हमले का पर्दाफाश। आतंक के निशाने पर थी श्री राम की नगरी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकवादी। शिलान्यास स्थल पर बम गिराने की साजिश थी। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो इशारा किया था, उसका असर दिल्ली में दिखा। ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। फिर भय से ग्रसित होकर गिरफ्तार आतंकवादी ने अपने सारे राज खोल दिए और सामने आया एक ऐसा घिनौना सच जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की घटिया सोच को बताता है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी ने कुछ देर की पूछताछ के बाद ही स्पेशल सेल के सामने सब कुछ उगल दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में इस आतंकी ने खुलासा किया कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके आईएसआईएस के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, अयोध्या में भी आईएसआईएस एक बड़े हमले की साजिश को अंजाम देना चाहता था। यही नहीं, बलरामपुर का रहने वाला ये आतंकी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी भी कर चुका था। यही वजह है कि स्पेशल सेल की टीम अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छापेमारी कर रही है। ये जो बीच में जीन्स और शर्ट पहने मुंह पर गमछा बांधे शख्स दिख रहा है, यही है आईएसआईएस का वो आतंकवादी जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। इस आतंकवादी का नाम अबू यूसुफ है। इसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। इसके पास से 2 आईईडी बरामद की गई। साथ ही इसके पास एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन भी थे। पुलिस के मुताबिक ये एक प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने एक बार गांव में चला के देखा है कि चलता है कि नहीं। वो ये बता रहा है कि इसने अपने गांव में कई महीने पहले ट्राई करके दिया था। बीच में फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के कारण इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और 15 अगस्त के आसपास इसने अटेम्प्ट किया था कि दिल्ली में एक अटेम्प्ट लिया जाए, बट यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली कल जब ये आया तो ये पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़े जाने पर अबू से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इसने एक शातिर की तरह पुलिस अधिकारियों को खूब परेशान किया। सवालों के उल्टे सीधे जवाब दिए। अपने 6 जगह ठिकाने बताता रहा, लेकिन पुलिस ने अपना रंग दिखाया तो भय से इसकी हालत खराब हो गई। फिर उसने सारे राज उगल दिए। दिल्ली से गिरफ्तार अबू यूसुफ ने अपने कई राज बताए। ये भी बताया कि उसने दिल्ली में रेकी कर ली थी और कई घटनाओं को अंजाम देना था। लेकिन अबू यूसुफ के मुंह से अयोध्या का नाम सुनकर सभी अधिकारी चौंक पड़े। उसके बाद अबू ने जो बताया उसे सुनकर अधिकारी दंग रह गए।
जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जहां आज भी भारी तादाद में लोग राम लल्ला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अबू और उसके आतंक के आकाओं ने उस अयोध्या को अपने निशाने पर ले रखा था। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थी अयोध्या नगरी। 5 सितंबर तक हमले की साजिश रची गई थी। मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर हमला करना था। अबू के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश से बदला लेना चाहता था। अबू दंगा करने वालों की संपत्तियों की कुर्की वाले कानून से भी नाराज था। गिरफ्तार आतंकवादी अबू यूसुफ के मुताबिक उसके आकाओं ने राम मंदिर, सीएए और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने समेत उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर कहानियां सुनाई थी और उसे भड़काया था और इन्हीं सब मसलों का बदला लेने के लिए उसे भेजा गया था। लेकिन अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ धारा का धारा रह गया। आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के बॉर्डर पर निगरानी चौकस है। हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ कर दिया गया है। विशेष करके ये क्योंकि त्योहारों का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नज़र रखना, इसके लिए काफ़ी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। नेपाल बॉर्डर में एसएसबी के साथ मिलकर हम लोग विशेष सुरक्षा, विशेष चौकसी रख रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से रख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले भी अलर्टनेस जारी हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको रख रहे हैं। ये आतंकवादी इतना शातिर है कि जब शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर दबिश डाली तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जवानों के सामने इसकी एक नहीं चली, लेकिन पुलिस के सामने इसके 2 आईईडी को डिफ्यूज करने की चुनौती थी। भारत माता की जय नारे के साथ मौके पर पहुंची एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट ने 1 मिनट में दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद 2 आईईडी को बुद्धा पार्क में डिफ्यूज किया गया। देखिए, उसी जगह पर हम मौजूद हैं पार्क के अंदर, जहां मिट्टी के अंदर डालकर उन बमों को डिफ्यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्डन किया गया है, एक गड्ढा किया गया, उसके बाद इन जो बम बरामद हुए थे आतंकी के पास से उन्हें डिफ्यूज किया गया है मिट्टी में दबाकर। आसपास देखेंगे आप, स्पेशल सेल के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ का संबंध अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ था। यह अफगानिस्तान के अपने साथियों से संपर्क के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करता था। अबू और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। भारत से बाहर अबू के एक साथी आतंकवादी का भी पता लगा लिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली से जिस आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या थी। वही अयोध्या जिसके नाम का डंका इस समय पूरे देश में बज रहा है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आतंक के सौदागरों को भारत की ये खुशी रास नहीं आ रही। चीन का बेशर्म युद्ध। आइए आपको चीन की महत्वाकांक्षा बताते हैं। चीन की महत्वाकांक्षा है दुनिया पर दादागिरी करना, और इसी को पूरा करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से आतंकवाद को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ ही अपने लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट, जी हां, सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका को तहस नहस करने की तैयारी में भी जुटा है। पूरी दुनिया जब वुहान शहर से फैले कोरोना से लड़ने की जुगत में जुटी थी, तब चीन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशांत महासागर में एक छोटे से टापू पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में जुटा था। इस छोटे से द्वीप का नाम है किरिबास। महासागर के बीच इस द्वीप की लोकेशन इतनी अहम है कि यहां सैन्य अड्डा बनाने के बाद चीन अमेरिका को घेर सकता है। चीन ने अपने इस मिशन को पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दी है।
और अब किरिबास से आई एक तस्वीर पर चीन पूरी दुनिया में घिर गया है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका की तबाही के प्लान में जुटा चीन। प्रशांत महासागर में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी। अमेरिका के गुआम द्वीप की काट में किरिबास में चीन की टेढ़ी चाल। चीन की चाल को समझने के लिए आपको यह तस्वीर देखनी होगी। यह तस्वीर है किरिबास द्वीप पर पहुंचे चीन के राजदूत की। प्रशांत महासागर के इस टापू पर चीन के राजदूत का विमान जैसे ही उतरा, उनके लिए इंसानों को रेड कारपेट की तरह जमीन पर बिछा दिया गया और इन इंसानों की पीठ पर चल रहे हैं चीन के राजदूत तांग सोनगेन। देखिए किस तरह तांग सोनगेन के अगल बगल दो महिलाएं उनका हाथ थामे चल रही हैं और चीन के राजदूत इंसानों की पीठ पर चलकर किरिबास द्वीप की धरती पर कदम रख रहे हैं। राजदूत के साथ आए उनके पूरे डेलीगेशन ने भी ऐसा ही किया। किरिबास द्वीप समूह से आई इस तस्वीर के बहुत अहम मायने हैं। किरिबास के लोगों की पीठ पर इस तरह से चीन के राजदूत के चलने की तस्वीरें दुनिया भर में देखी जा रही है और इसकी सब जगह आलोचना हो रही है। ज्यादातर देश ये कह रहे हैं कि चीन के राजदूत का इस तरह से किरिबास के लोगों की पीठ पे चलने का मतलब है वो ये दिखाना चाहता है कि किस तरह से उसके विस्तारवाद की नीति है और लोगों की जमीन हड़पने की नीति पर वो काम करता है। लेकिन इसका एक बड़ा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि ये किरिबास के लोगों की पीठ पर पैर नहीं बल्कि अमेरिका के सिर पर पैर रखना चाहता है और इसीलिए इस कोरोना काल में भी बेहद गुपचुप तरीके से चीन ने किरिबास में अपना दूतावास भी खोल लिया है। किरिबास एक आजाद देश है जिसकी आबादी करीब 1.25 लाख है। इस देश के राष्ट्रपति टेनेटी ममाऊ को चीन ने कर्ज के जाल में फांस लिया है। दरअसल चीन ने कुछ ही दिनों में किरिबास को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। कोरोना के समय में मास्क, पीपीई किट भी किरिबास भेजे हैं। इस दौरान कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी भेजे गए और जून 2020 में दूतावास खोला गया है। चीन इस द्वीप के जरिए प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। अब तक चीन दक्षिण चीन सागर में हैनान द्वीप पर अपना सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बनाकर इस इलाके में अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का नेवल बेस गुआम द्वीप पर है, जहां उसके जंगी जहाज और पनडुब्बियां तैनात हैं। और जैसे ही चीन दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है तो अमेरिका के जंगी बेड़े उसकी हेकड़ी निकालने पहुंच जाते हैं। इसलिए चीन चाहता है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका को उसके घर के नजदीक ही घेरा जाए। चीन के लिए किरिबास द्वीप इतना अहम क्यों है, ये भी समझ लीजिए। किरिबास द्वीप प्रशांत महासागर में अमेरिका के नजदीक है। किरिबास द्वीप से अमेरिकन सैमोआ द्वीप समूह की दूरी मात्र 2300 किलोमीटर है। अमेरिकन सैमोआ द्वीप के टुटुइला पर अमेरिका का बड़ा नेवी बेस है और इस द्वीप से वॉशिंगटन डीसी की दूरी सिर्फ 6000 किलोमीटर है। मतलब ये कि चीन अगर इस द्वीप पर अपनी पनडुब्बी, जंगी जहाज और बम वर्षक विमान तैनात कर देता है तो अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा
और प्रशांत महासागर में भी चीन दक्षिण चीन सागर जैसी मनमानी करके कई द्वीपों पर कब्जा करने की चाल चलेगा। कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका इस बात का पहले ही ऐलान कर चुका है कि चीन को जवाब देने के लिए अब एशिया में अपने सैन्य ठिकानों को वो बढ़ाएगा, अपनी सेनाओं को बढ़ाएगा। और अगर ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका प्रशांत महासागर में अपने सैन्य ठिकानों से चीन को जवाब दे सकता है। और इसलिए चीन अमेरिका को ब्लॉक करने के लिए प्रशांत महासागर के किरिबास में सैन्य ठिकाना बनाने में जुटा है। चीन की विस्तारवाद की नीति 1940 के दशक से ही चली आ रही है। अपने पड़ोस के इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ उसकी नजर समुद्री व्यापार के रास्तों और सैन्य ठिकानों पर भी है। 2006 में जब वेन जियाबाओ चीन के राष्ट्रपति थे, तब से चीन किरिबास में अपना अड्डा जमाने की तैयारी कर रहा था और 14 साल बाद उसने किरिबास में कदम रख ही दिया। किरिबास में कदम रखने के पीछे चीन का एक बहुत बड़ा डर है, अमेरिकी सेना का नेवल बेस गुआम द्वीप। क्योंकि गुआम द्वीप पर तैनात नेवी के जंगी बेड़े और मिसाइलों का मुंह ट्रंप ने चीन की तरफ मोड़ दिया है। गुआम प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से का एक छोटा सा टापू और इसी गुआम द्वीप पर ही अमेरिका की सैन्य शक्ति का बहुत बड़ा ठिकाना है, जिसने चीन की चिंता इतनी बढ़ा दी कि वो किरिबास द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर अमेरिका से चीन की जंग छिड़ती है तो चीन गुआम को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लिहाजा अमेरिका भी गुआम की हिफाजत के लिए अपने सैन्य ठिकाने पर हथियार और सैनिकों की तादाद बढ़ा चुका है। कोरोना काल में अमेरिका और चीन में जंग के हालात बनते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग में तल्खियत अपने चरम पर है। दुश्मनी की चिंगारी किसी भी दिन जंग के शोले भड़का सकती है। इन हालात में दोनों देश पूरी तरह चौकस हैं। सेनाएं अलर्ट पर हैं। कभी भी युद्ध का शंख बज सकता है। लेकिन इन हालात में चीन की सबसे बड़ी चिंता बन गया है गुआम द्वीप। इस गुआम द्वीप पर ही अमेरिका की सैन्य शक्ति का बहुत बड़ा ठिकाना है, जिसने चीन की चिंता इतनी बढ़ा दी है कि वो किरिबास द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। गुआम प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से का एक छोटा सा टापू है जो 1950 से अमेरिका के पास है। आज गुआम द्वीप अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बन चुका है। कहते हैं यहां पर इतने हथियार हैं जितने अमेरिका के अंदर नहीं हैं। पहले आप यह जान लीजिए कि गुआम द्वीप ट्रंप के लिए इतना अहम क्यों है। गुआम द्वीप पर अमेरिका के कुल 3 सैन्य अड्डे हैं। इस द्वीप पर अमेरिका का एक बड़ा नेवी बेस है। गुआम द्वीप पर परमाणु हमले के लिए अमेरिकी पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। इसी जगह पर अमेरिका का एयरबेस भी है। यह एयरबेस प्रशांत महासागर इलाके का सबसे बड़ा एयरबेस है। द्वीप पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों का बेड़ा हमेशा तैयार रहता है। सीधे तौर पर समझे तो गुआम द्वीप अमेरिका के लिए हथियारों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यहां इतना गोला बारूद रखा है कि अमेरिका किसी भी देश से जंग लड़ सके। साथ ही बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों की भी तैनाती की गई है। जिस गुआम द्वीप को अमेरिका की ताकत कहा जाता है, वही इस समय जिनपिंग की सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है, जिसका कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में है, जहां से चीन की दूरी महज 5000 किलोमीटर है। यानी गुआम द्वीप से अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके जंगी बेड़े 10 से 20 मिनट में चीन के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकते हैं। चीन भी इस बात को समझता है और इसीलिए किरिबास में अपना सैन्य बेड़ा बनाने की तैयारी में जुटा है। चीन की कोशिश यह है
कि वो अमेरिका के नजदीक ठीक वैसा ही एक सैन्य अड्डा बनाए जैसा कि अमेरिका ने चीन के नजदीक इस गुआम द्वीप में बना रखा है। और चीन की कोशिश ये है कि अगर वो इसी तरह का एक मजबूत सैन्य अड्डा उस जगह पर बना पाए जहां से अमेरिका तक उसकी पहुंच कारगर हो, तो फिर उसे एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। और सिर्फ वो अमेरिका तक जल्द ही पहुंच नहीं पाएगा, बल्कि अमेरिका के नजदीक ऐसा सैन्य अड्डा बना करके वो प्रशांत महासागर में एक बड़ी पैठ करते हुए अमेरिका के लिए तकलीफ भी पैदा कर सकता है। चीन चाहता है कि वो अपने जंगी बेड़े और बॉम्बर विमान किरिबास में तैनात करके ताकत बढ़ाए, क्योंकि गुआम में अमेरिका की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चारों तरफ समुद्र से घिरे होने की वजह से गुआम में समुद्री तटों की भरमार है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है दक्षिण पश्चिम हिस्से की उन पहाड़ियों को जिसके नीचे अमेरिका का नेवी बेस है। गुआम के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अमेरिका की नौसेना का अड्डा है। यहाँ पर परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका के डेस्ट्रॉयर युद्धपोत और विमानवाहक युद्धपोत तैनात हैं। इन युद्धपोतों पर B-52 लड़ाकू विमान परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। मतलब यह है कि अमेरिका अपनी परमाणु शक्ति के लिए बहुत हद तक गुआम पर निर्भर है। गुआम में अमेरिका की जान बसती है, ये बात अमेरिका के दुश्मन मुल्क बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए चीन ने अपनी नजर और मिसाइलों का रुख इसी टापू की ओर कर रखा है। साथ ही अमेरिका के नजदीक किरिबास पर भी उसकी टेढ़ी नजर पड़ गई है। अगर अमेरिका से चीन की जंग छिड़ती है तो चीन की नीति है कि गुआम को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ किरिबास से भी अमेरिका पर हमले की तैयारी हो सके। अमेरिका ने गुआम द्वीप के तौर पर एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली अड्डा दुश्मनों के बीच बना रखा है। दरअसल गुआम की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है जिससे प्रशांत महासागर में अमेरिका की धौंस बनी रहती है, और उसका टारगेट भी चीन है। लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, रुकावट गुआम ही है। गुआम की अहमियत इस बात से समझिए कि इस द्वीप की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिण चीन सागर, उत्तर कोरिया और ताइवान तक है। गुआम की मदद से ही अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में दखल दे रखा है, जहां उसका सीधा मुकाबला चीन से है। करीब 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस टापू की आबादी 1,63,000 है। इसका 1/3 हिस्सा अमेरिकी फौज के हवाले है। इसी वजह से यहाँ 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, और मौजूदा तनाव को देखते हुए संख्या बढ़ा दी गई है। इतना तय है कि आने वाले वक्त में चीन और अमेरिका का तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि चीन किरिबास में अमेरिका के लिए खतरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में गुआम और किरिबास टापू को लेकर ट्रंप को हमेशा चौकस रहना होगा। जी हां, इमरान बनाम हिंदू अवाम। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कहानी किसी से छिपी नहीं है। इमरान के नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना एक अक्षम्य अपराध है। ताजा मामला उस सिख परिवार से जुड़ा है जिसकी बेटी को अब से करीब 1 साल पहले ननकाना साहिब से जबरन अगवा कर लिया गया था और जबरदस्ती उसका धर्मांतरण और निकाह करा दिया गया था। अब वही परिवार पाकिस्तान में रहकर इतना तंग आ चुका है कि पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। उस परिवार की एक चिट्ठी इमरान के अधर्म युद्ध की तस्दीक कर रही है। कम से कम इतना तो रहम करें, अब इस परिवार को वहां से निकलने की इजाजत तो सुरक्षित दें, इनको पासपोर्ट इशू करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर सितम का लिखित सबूत। अल्पसंख्यकों के लिए नर्क है पाकिस्तान। ये महज एक खत नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे गुनाह का वो सबूत है
जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि इमरान के नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह पेश आया जाता है। दरअसल ये चिट्ठी उस सिख परिवार ने पाकिस्तान सरकार को लिखी है जिसकी बेटी का अब से करीब 1 साल पहले अपहरण कर लिया गया था और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। इस खत में पाकिस्तान की सरकार से इस बात की मांग की गई है कि जल्द से जल्द उनका पासपोर्ट इशू किया जाए ताकि वो पाकिस्तान के नर्क को छोड़कर जा सके। इस खत में लिखा है, जिस तरह से पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है उस तरह से वो दिन दूर नहीं जब देश में एक भी अल्पसंख्यक नहीं बचेगा। अगस्त 2019 की बात है जब ननकाना साहब के एक सिख परिवार की लड़की जगजीत कौर का अपहरण कर लिया गया। इस दौरान जगजीत कौर की शादी जबरदस्ती एक मुस्लिम युवक से करा दी गई और उसका नाम बदलकर आयशा रख दिया गया। अब इसी आयशा के परिवार ने ननकाना साहब के डीसीओ को एक चिट्ठी के जरिए पाकिस्तान के गुनाहों को दुनिया के सामने ला दिया है। जिस वक्त ये मामला सामने आया था उस वक्त इसे लेकर ऐसा बवाल मचा था कि मामला पाकिस्तान के गले की फांस बन गया था। लेकिन इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पाकिस्तान सरकार का जो रवैया अल्पसंख्यकों के साथ बना हुआ है उसने सिख परिवार को झकझोर कर रख दिया है। यही वजह है कि परिवार अब पाकिस्तान में हरगिज नहीं रहना चाहता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रवक्ता और शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो इस परिवार को भारत में पूरी सुरक्षा देने को तैयार हैं। ये चिट्ठी वहां के ननकाना साहिब के हेड ग्रंथी ने जिनकी बेटी जगजीत कौर को अगवा कर लिया गया था, जिनका जबरन निकाह किया गया, धर्म बदला गया और 1 साल बाद भी वो बेटी वापस उनको नहीं मिली बल्कि कोर्ट ने उस परिवार को दी जिसने उसको अगवा किया था, जिसने उसका धर्म बदला था। ऐसी तशद्दुद हो रही है पाकिस्तान में। ये परिवार ने चिट्ठी लिखकर वहां की सरकार से मांग की है 10 लोगों ने कि हमें पासपोर्ट इशू किया जाए, हम मुल्क छोड़ना चाहते हैं। जब हमारी इज्जत महफूज नहीं, हमारी जिंदगी महफूज नहीं, इस मुल्क में हम नहीं रहना चाहते। मैं इस परिवार को आश्वासन देता हूं वो पासपोर्ट बनाए, हिंदुस्तान की सरकार उनको वीजा भी देगी और हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनको हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित रखेंगे भी। दरअसल जगजीत कौर के आयशा बनने की कहानी में इमरान के गुनाहों की वो दास्तान छिपी है जो रह रहकर इमरान और उनके गुर्गों के चेहरों को बेनकाब करती है। जरा गौर कीजिएगा, अब से 1 साल पहले की उन तस्वीरों पर जब डरी सहमी जगजीत कौर का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ये वही तस्वीरें थीं जब न तो जगजीत कुछ कह सकती थी और न ही कुछ कर सकती थी। बस वो सिर्फ वही कबूल कर सकती थी जो पाकिस्तान के वजीर आजम और उनके कठमुल्ले चाहते थे। क्या नाम है आपका? जगजीत कौर। आपका नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? अच्छा, निकाह भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? बेटा एज कितनी आपकी? 19 साल। इतना ही नहीं, जब जगजीत कौर का जबरदस्ती अपहरण किया गया था तब उसके परिवार की सुनने वाला भी कोई नहीं था। जगजीत के परिवार का ये 1 साल पुराना वीडियो है जब इंसाफ की आस में ये परिवार इमरान सरकार और प्रशासनिक अमले के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ था, लेकिन तब भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा नाम सुंदर सिंह है, मेरे वालिद साहब का नाम भगवान सिंह है जो गुरु घर के हेड ग्रंथी है। मैं ननकाना साहब का रिहायशी हूँ। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुबह हम थाने चले गए और हमने FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में धर्मांतरण की मंडी चलाने वालों की दहशत और रुतबा इस कदर है कि प्रशासन भी उन पर कार्रवाई नहीं करता, जिसका नतीजा यह होता है कि पाकिस्तान में पल रहे ये धर्मांतरण माफिया बेखौफ होकर न सिर्फ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, बल्कि अगर कोई परिवार इनके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करता है तो उसे भी डराते हैं, धमकाते हैं
और मौका पड़ते ही उनकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। 1 साल पहले जगजीत के परिवार पर क्या बीती थी, ये वीडियो इसी बात की गवाही दे रहा है। के बाद जब हम वापस घर आए तो कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करे, हमारे साथ इंसाफ करे। हमारी बहन को हमें खुद लाजमी चाहिए, हमारी बहन हमें लाजमी चाहिए, वो हमें वापस दे दी जाए। भारत सरकार अब लोगों को जो नेबरिंग कंट्रीज में जिनके साथ अत्याचार होते हैं या जो आना चाहते हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार को उनको ये फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि एक तरह से जो जाना चाहे चला जाए। तो इसमें मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मानना चाहिए वहाँ के अथॉरिटीज़ को, क्योंकि जो बैड पब्लिसिटी पाकिस्तान की होती है वो भी एक अच्छी बात नहीं है। इस सिख परिवार के लिए पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं बदला। लगातार इस परिवार के साथ सितम की हदों को पार किया गया। यही वजह है कि इमरान के पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्मांतरण का जो युद्ध छेड़ा गया है, ये परिवार अब उस युद्ध के खिलाफ सीधे खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान को उसके हालात पर छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता है।